तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फाइनली आज आप लोग का मैथ्स का वीडियो लेकर आ चुका हूं, जो कि आप लोग बहुत कोई डिमांड किए थे, बहुत कोई रिक्वेस्ट किए थे कि जल्दी से मैथ्स का भी बना दीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ का मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ऑलरेडी बना चुका हूं, जो कि 2022 में सेकेंड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट पर चेकआउट कीजिए, वहाँ पर सारा कुछ मिल जाएगा। तो चलिए, आज का वीडियो आप लोग को मैथ्स का होने वाला है, जिसमें आप लोग का जो है 2022 में सेकेंड एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन सब है, वो हम लोग देखने वाले किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स का खासकर, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन है जो है क्लास 10th का ही है। ठीक है, तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री था उसमें 11 का भी दिखा था, कुछ क्वेश्चन 12 का भी था। तो चलिए शुरू करते हैं। 81 के चलते किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई इक्वल पी एक्स, ये सिंपली आप लोग पूछ रहा है बहुपद पी एक्स से शून्यकों की संख्या, मतलब कि इसको देखना है और ग्राफ को देखकर आप लोग बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आप लोग ये तो ऑलरेडी पढ़े होंगे क्लास 10th में कि शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं, कि एक्स एक्सिस को देखते हैं, एक्स एक्सिस को जितनी बार ग्राफ कट करता है उतना ही शून्यकों का संख्या होता है। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, मतलब कि 2 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, यानी कि इसके शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए। मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल डी ई एफ के, और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बी सी इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर है तो ई एफ कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसमें एक प्रमेय पढ़े थे, मतलब कि थ्योरम पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। तो ठीक वही जो थ्योरम है वही मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, क्या पढ़े हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात ले लेते हैं। ठीक है, अब देखना है कि क्षेत्रफल अनुपात ले रहे हैं जब भी, तो यहाँ पर ये किसका क्षेत्रफल, ट्रायंगल ए बी सी का, और ये किसका है, ट्रायंगल डी ई एफ का। तो उसी के अनुसार हम लोग का जो इसका संगत भुजा के वर्ग के अनुपात का बराबर करना। ठीक है, तो ले लेते हैं संगत, ये समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। तो 64 बाई 121 इस इक्वल टू क्या लिखेंगे, उनकी संगत भुजा हो। तो ये ए बी सी के लिए था, तो उनकी संगत भुजा क्या होगा, ये इसकी संगत भुजा बी सी हो जाएगा, एंड इसके लिए क्या होगा, ई एफ हो जाएगा। तो ई एफ इनका स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इनका स्क्वायर आप लोग कीजिए तो यही होता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है, ये चीज़ लिख दिया। अब बताइए यहाँ से कितना आया, ये स्क्वायर को इधर ले आए और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर से। ठीक है, स्क्वायर रूट कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8/11 हो जाएगा, 8/11। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। एंड बी सी की जगह वहाँ पर कितना दिया हुआ वो पुट कर दीजिए, 11.2 दिया हुआ, तो 11.2 पुट किए। एंड ई एफ हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब बताए 11, यहाँ से ई एफ कितना आ गया, ई एफ हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, 11.2 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ से 8 बार में इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 1, और इधर 4। ठीक है, तो 1.4 इंटू 11 कीजिए, 1.4 इंटू 11 कीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा 4। एंड आप लोग का इधर 15, यानी 15.4 सेंटीमीटर होगा। 15.4 सेंटीमीटर ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 83। ये आप लोग का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जिसमें क्या कहा जा रहा है देखिए। नदी के पुल के ऊपर एक बिंदु से, नदी एक है, मान लीजिए इस तरह से एक नदी आप लोग का बह रहा है। ठीक है, इस तरह से एक नदी है। ठीक है, इस तरह से नदी है एक, जो कि बह रहा है, इस तरह से नदी है। ठीक है, जो कि बह रहा है इस तरह से। तो उसमें बोल रहा है उसके पुल, नदी के पुल के ऊपर एक बिंदु, जैसे इस तरह से नदी बह रहा है। मैं इसको 3D में किस तरह से बता दूँ कि नदी अंदर में जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, अंदर की ओर जा रहा, तो इसका ऊपर क्या होगा, ये इस तरह से होगा। जो पुल यहाँ पर कुछ होगा, पुल से यदि देखेंगे तो नदी इस तरह नीचे दिखेगा। तो पुल के ऊपर एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों, सम्मुख किनारा मतलब समझ रहे हैं, जैसे इस तरह होता है ना, एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया। ठीक है, किनारों का अवनमन कोण दिया है 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, जो पुल है वो किनारों से, मतलब नदी के किनारों से कितना ऊंचाई है, 3 मीटर ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए ये हमारा नदी हो गया, मैं छोटा सा थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा नदी हो गया। ठीक है, ये हमारा नदी हो गया। एंड मैं यहाँ से देख रहा हूँ कितना, 3 मीटर ऊंचाई से एक बिंदु लिया और उसका अवनमन कोण दिया गया है। अवनमन कोण मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो एंगल दिया है ना, ये एंगल दिया 30 डिग्री, और ये जो एंगल दिया हुआ है, ये एंगल ये दिया 45 डिग्री। ठीक है,
45 डिग्री ये दिया हुआ, तो बताइए ये एंगल 30 है तो ये भी तो 30 हो जाएगा ना, ये भी 30 हो जाएगा, तो इसको भी 30 लिख दीजिए। मैं दूसरा कलर से लिख देता हूँ, ये भी हमारा 30 हो गया, ठीक है, ये भी 30 हो गया। एंड ये 45 है तो ये भी हमारा 45 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग डायग्राम हो जाएगा। अब मैं सबका नाम भी लिख देता हूँ, सबका नाम लिख देता हूँ। इसको मान लीजिए ए है, इसको मान लीजिए बी पॉइंट है, इसको मान लीजिए सी पॉइंट है, इसको मान लीजिए डी पॉइंट है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग क्या पूछा जा रहा है, नदी की चौड़ाई पूछा जा रहा है, मतलब कि हमारा ए बी निकालने बोल रहा है। ए बी का जो आप लोग समझ सकते हैं डिस्टेंस, वो हमसे कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो बताइए यहाँ से हम लोग 2 बार लगा देते हैं। एक बार 10 30 लगाइए, 10 30 लगाइए। 10 30 इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, 10 30 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 3/AC लिख सकते हैं, 3/AC। तो यहाँ से हमारा AC क्या निकल जाएगा बताइए, AC क्या निकल जाएगा, AC हमारा निकल जाएगा 3/10 30, और 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, मतलब कि 3√3 हो जाएगा। ये हमारा AC का वैल्यू निकल गया 3√3। हम लोग का AB का वैल्यू चाहिए, तो AB का वैल्यू के लिए हम लोग AC + BC कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा AB। तो AC तो निकल गया, अब हम लोग BC निकाल लेते हैं। BC कैसे निकालेंगे, हम लोग फिर से 10 45 डिग्री लगाते हैं। अब इस बार 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री लगाएंगे तो क्या होगा बताए, 10 45 डिग्री को लिख सकते हैं 3/BC, 3/BC। यहाँ से BC इक्वल टू क्या निकल गया, यहाँ से BC हमारा निकल गया 3, यहाँ से BC 3 निकल गया। अब हमारा AC निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, AB निकालना है। तो AB को क्या लिख सकते हैं, AC + BC, AC + BC, यानी AC हमारा कितना निकाले 3√3 एंड BC कितना निकाले 3। तो यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, √3 + 1, मतलब 3 × √3 + 1, 3 × √3 + 1 ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 84, इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप, ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। एक अर्धवृत्त का परिमाप, और शायद ये क्वेश्चन मैंने करवाया है ऑलरेडी, मैंने पहले भी करवाया ये क्वेश्चन, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप दिया 36 सेंटीमीटर, तो उसका व्यास कितना हो वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले पता है आप लोग का वृत्त का, जैसे आप लोग क्या गलती कर सकते हैं वो मैं आप लोग गलती पहले बताता हूँ। जैसे वृत्त का वृत्त का जो परिधि है वो तो सबको याद रहता है, परिधि बोले या परिमाप बोले दोनों सेम ही रहता है, वो पता है ना, जिसको पेरीमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो वृत्त का जो परिधि है वो तो सबको पता रहता है कि 2πr होता है। लेकिन जब भी मैं बात कर दूँ अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, तो बहुत कोई सोचते हैं ना, क्या सोचते हैं कि वृत्त का परिधि है मतलब 2πr है, वृत्त का टोटल परिधि 2πr है, तो अर्धवृत्त का परिधि बोलेंगे मतलब कि इसका आधा कर देंगे अर्धवृत्त का परिधि के लिए, और 2 से डिवाइड करके सिर्फ πr लिख देते हैं, जो कि आप लोग गलत लिखते हैं। परिधि मतलब क्या होता है कि वो कितना, मतलब कि जैसे मान लीजिए ये आप लोग को कोई आयत ही, आयत से मैं बता रहा, परिमाप मतलब क्या होता है कि कितना, ये मान लीजिए कोई वायर है तो कितना लंबा वायर से ही आयत को बनाया गया है वही उसका परिमाप होता है, ठीक है। तो उसी तरह ये सर्कल है, मान लीजिए आप लोग का जो वृत्त है, तो ये मान लीजिए कोई वायर से हम लोग बनाए तो इसका लंबाई कितना होगा वो वही उसका परिधि या परिमाप कहलाता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, अर्धवृत्त तो कुछ इस तरह से बनेगा, एंड इसका परिधि कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला भी हम लोग को जोड़ना पड़ेगा और ये वाला भी जोड़ना पड़ेगा। ये जो मैं आप लोगों को ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ, ये जो ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ इसका लेंथ तो आप लोग पढ़े होंगे πr होता है, ठीक है। लेकिन ये जो आप लोगों को दिख रहा है ग्रीन कलर में, अब दिखाता हूँ, ये जो ग्रीन कलर में दिखा रहा है ये वाला, इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना अर्धवृत्त में। तो इसका लंबाई कितना होता है, इसका लंबाई 2r होता है, रेडियस का 2 गुना है ना। तो हम लोग बताइए, तो फाइनली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, πr + 2r, ठीक है ना, πr + 2r, πr + 2r। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ बताइए, 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को रेडियस निकाल लेना है, तो रेडियस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले लीजिए और पाई + 2 हो जाएगा, पाई + 2, पाई को लिख दीजिए 22/7 एंड 2 = 36 हो गया। एंड यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं r इंटू क्या लिखेंगे 22 + 14, 22 + 14 कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, 22 + 14 कीजिएगा तो ये हमारा 3 हो गया, 36 आ जाएगा, 36 / 7 हो जाएगा = 36, और 36 कैंसिल हो गया। यहाँ से रेडियस का वैल्यू निकल गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस का वैल्यू हो गया 7 सेंटीमीटर। हमारा व्यास का पूछ रहा, तो व्यास क्या होता है, डबल होता है रेडियस का, तो यानी 2 × 7 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर किस में, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 85। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, पीहू 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक जीत प्राप्त करके। तो देखिए मैं ऑलरेडी प्रायिकता का भी 1 शॉट वीडियो करवा दिया हूँ आप लोगों को, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग करवाया हूँ, यदि आप लोग नहीं देखे हैं, खासकर उसमें JNV के लिए करवाया हूँ, लेकिन वो आप लोग के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट
होने वाला है, तो आप लोग को भी वो फॉलो करना। आप लोग देखिए जेएनवी वाला में, जो कि सेम सिलेबस है ना, तो जेएनवी के लिए जो करवाए हैं वो इसके लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग का इस एग्जाम में भी उसी तरह से पूछा जाएगा। तो प्रायिकता वगैरह का मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और बहुत अच्छी तरीके से बनाया हूँ। आप लोग एक बार देख लीजिए, आप लोग को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि 2 सिक्के को उछाल रहे तो आप लोग किस तरह का पॉसिबिलिटी बन सकता है, कितना कुछ आ सकता है। मैंने बताया था 2 का स्क्वायर कीजिए तो 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है कि डबल हेड आया, हेड टेल आया, या टेल टेल आया, या फिर टेल हेड आया। 4 ही आप लोग पॉसिबिलिटी कर सकते हैं ना, 4 ही बार 4 ही इस तरह से ही हम लोग बना सकते हैं। उसी तरह 2 पासा को तो 6 का स्क्वायर किस तरह से हम लोग उसमें डिटेल में बताया, तो इसमें डिटेल में नहीं बताऊंगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करता हूँ। 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक चीज़ प्राप्त करेगी। तो बताइए 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को उछाला तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्या क्या आ सकता है, पहले देख लीजिए। ये या तो हेड हेड आया दोनों सिक्कों में, ये एक में हेड आया एक में टेल आया, या दोनों में टेल टेल आया, या फिर एक में टेल ये एक में हेड आया। इस तरह से 4 पॉसिबिलिटी हमारा बना। मतलब कि हमारा जो ये है टोटल आउटकम वो हमारा 4 हो सकता है, ठीक है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना प्रायिकता का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम तो हमारा कितना हो जाएगा, कुल परिणाम हमारा 4 हो जाएगा, और अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम यहाँ से देखिए कम से कम एक चीज प्राप्त होने का, मतलब कि एक हेड, ठीक है, एक हेड प्राप्त होने का। यहाँ तो कम से कम एक हेड है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यार यहाँ पर भी है, कम से कम में 3 जगह पर दिख रहा है कि एक हेड है, ठीक है। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 3 है और टोटल परिणाम 4 है, तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 किस में, ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। इसमें क्या कहा जाए, 2 पासों के एक साथ फेंकने पर दोनों पर आने वाले अंकों का अंतर 1 आने की प्रायिकता। अंतर 1 मतलब कि जैसे 4 और 3 ले लिए, तो मतलब कि दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए। 4 और 3 में कीजिएगा तो दोनों का डिफरेंस 1 ही आया ना, 1 का अंतर है दोनों का, तो वही बोला जा रहा है जो अंकों का अंतर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। मतलब कि यही हमारा फेवरेबल केस हो गया, अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पासों को फेंका गया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा, 36 होगा। आप लोग पढ़े होंगे ना कि 2 पासे को फेंकते हैं तो कितना हमारा कुल परिणामों की संख्या आता है, 36 आता है। तो हम लोग देख लीजिए फेवरेबल केस कितना हो जाएगा। या तो हम लोग 1 2 लिख सकते हैं, दोनों का अंतर 1 है, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 1 भी लिख सकते हैं, दोनों का अंतर 1 है, या 2 और 3 लिख सकते हैं, या फिर 3 और 4 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 और 4 लिख सकते हैं, या फिर 4 और 5 लिख सकते हैं, 4 और 5, या फिर 5 और 6, या फिर इस तरह से भी इसको पलट दीजिए, 3 और 2 लिख सकते हैं, 4 और 3 लिख सकते हैं, एंड 5 और 4 लिख सकते हैं, एंड हमारा 6 और 5 लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा है ये फेवरेबल केस है, मतलब कि अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और इधर 5, 10 हो गया। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 10 हो गया। मैं दूसरे कलर से दिखा रहा, अनुकूल परिणामों की संख्या जो 10 हो गया, अनुकूल परिणामों की संख्या वो तो पता है 36 हो गया। कैंसिल आउट कीजिए तो कितना आ जाएगा 5/18। 5/18 किस में बताइए, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87। इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया, मतलब an का वैल्यू दिया हुआ है 3 + 4n। इसको मैं 2 तरीके से बताता हूँ, ठीक है। 3 + 4n, तो हम लोग को पूछा जा रहा है S15 कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं इसको सबसे पहले तो आप लोग 10th लेवल का बताता हूँ। 10th लेवल कैसे बता सकते हैं, जो an दिया हो ना, an में लिख लेता हूँ। an क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ हमारा 3 + 4n, तो ये एक AP बन जाएगा। AP कैसे बन जाएगा, हम A1 निकाल लेते हैं। A1 कितना निकलेगा, n की जगह 1 पुट कर दीजिए तो A1 निकल जाएगा। तो 3 + 4 × 1 कीजिएगा तो 4 हो गया, मतलब 3 + 4 कितना होगा 7, तो A1 हमारा 7 निकल जाएगा। उसी तरह A2 निकालिए, n की जगह 2 पुट कीजिए तो क्या होगा 3 + 8 हो जाएगा। 3 + 8 कितना होता है 11 होता है, 3 + 8। उसी तरह A3 निकालिए, A3 निकालेंगे तो क्या होगा, n की जगह 3 पुट करना है, तो उधर 12 और इधर 3, 15 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग 3 चीज़ निकाल के आप लोग देख लिए कि यहाँ पे जो गैप है वो कितना का है, बताइए 4 का गैप दिख रहा है। मतलब कि जो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, जो D हो जाएगा वो तो 4 हो जाएगा। ये AP दिख रहा है ना, ये जो AP दिख रहा है ना, AP दिख रहा है ना ये, क्योंकि D जो है हमारा 4 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, ठीक है। सार्वंतर जो है वो 4 का आ रहा है, तो ये हमारा AP बन गया। तो AP का जो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 4 निकाल लिए। A2 - A1 कीजिए, ये A3 - A2 कीजिए तो 4 आ गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट 15 टर्म का हम लोग को पूछा जा रहा है योग कितना होगा। तो बताइए Sn का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, n/2 × 2a + n - 1 × d। तो वही मैं लगा देता हूँ, ठीक है, वही मैं लगा देता हूँ S15 का। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, तो 15/2 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 15/2 n/2 हो गया 2a, और a का वैल्यू क्या है, यही A1 है 2a, तो हो गया 14, 2a + n - 1, तो 2a + n - 1, n क्या है 15 है, तो 15 - 1 कीजिएगा तो 14 हो जाएगा। 2a + n - 1 × d, और d कितना है 4 है। समझ रहे हैं ना किस तरह से क्या
इतना भी डिटेल में थोड़ी जाऊँगा, आप लोग तो फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये हमारा हो गया, इसको मैं और अच्छे तरीके से बनाता हूँ। ये है कि इसको 14 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे बचेगा 1 + 4, कितना इजीली बना गया। यहाँ से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 7 हो गया। तो हमारा बन गया 15 × 7 × हमारा 5 हो गया। तो बताइए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा। 15 क्या है, 15 × 7, 15 × 7 × 5 करना है। तो इसको मैं आसानी तरीके से कैसे बना सकता पता है, इसको मैं आसान तरीक़ा से ये बना सकता हूँ, छोड़िए मल्टीप्लाई डाइट कर दीजिए ना, आसान तरीका क्या है। ये 75 हो गया और ये 7 हो गया, तो यहाँ से हमारा 5 हो गया और इधर हमारा 5 to 5 होगा। 5 to 5 किस में बताइए, ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 इसका जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ इसका और एक तरीका ये बता देता हूँ, इसका और एक तरीका आसान हो जाएगा। आप लोग का an दिया हुआ ना, an दिया हुआ है 3 + 4n, पता नहीं ये कितना किसी को पता होगा, तो हमको sn पहले निकाल लेते हैं। sn कितना होगा, समेसन ऑफ an, तो समेसन ऑफ 3 हो जाएगा प्लस समेसन ऑफ 4n होगा। और यहाँ से मैं 4 को बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ 4 जो है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल गया, ये चीज़ हो गया। और यहाँ से हमारा समेसन 3 का क्या लिख सकते हैं, समेसन 3 का लिख सकते हैं 3 × ये, इसको भी बाहर निकाल सकते हैं 3 × समेसन 1, और समेसन 1 का जो होता है वो n होता है, 3n हो गया प्लस 4 × n × n × n + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, n × n + 1/2। अब हमारा बोल रहा है S15 निकाले, तो n की जगह 15 पुट कर दीजिए सिंपली, ये तो 45 हो गया। एंड हमारा यहाँ से कितना निकल गया, ये तो कैंसिल आउट कीजिए, तो ये 2 हो गया। तो 2 × n की जगह 15 × 16। अब बताइए इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है, ये 45 एंड ये हमारा हो जा रहा है ये हमारा 480 हो जाएगा। तो 480 और 45 कितना हो जाएगा बताइए, ये तो हमारा 525 हो जा रहा है। यही सेम चीज़ आ गया ना, 525 ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग दोनों तरीके से बना सकते हैं, जिसको जैसा पसंद आए। 88 में बोला जा रहा है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है वैसे, ये तो मैं बता देता हूँ आप लोग को कैसे बनाना है। 2 बिंदु है ना, एक बिंदु ये 5 और -6 है एंड दूसरा पॉइंट है -1 -4। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक पॉइंट मान लीजिए P है, ये A पॉइंट मान लीजिए, ये B पॉइंट मान लीजिए। जो P पॉइंट है वही क्या बोला जा रहा है, रेखाखंड y एक्सिस को किस अनुपात में, y एक्सिस विभाजित कर रहा, मतलब कि उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा एंड y कोऑर्डिनेट में अल्फा मान लेता हूँ। और मान लीजिए कि m1, m2 में विभाजित कर रहा, ठीक है, m1, m2 में विभाजित कर रहा। तो आप निकाल लेना आप लोग को रेखाखंड को y एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो m1:m2 आप लोग निकाल लीजिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, मैंने बता दिया किस तरह से। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, बना लेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। इसमें क्या कहा जा रहा है, 3 वर्ष पूर्व खुशबू की आयु का व्युत्क्रम मतलब कि रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 दिया हुआ है, उसकी वर्तमान आयु क्या है। मान लीजिए खुशबू का वर्तमान आयु जो है x है, x ईयर्स है, ठीक है, x वर्ष है खुशबू की वर्तमान आयु। तो बताइए 3 वर्ष पहले इसका आयु कितना हो जाएगा, x - 3। तो इसका बोल रहा व्युत्क्रम में लीजिए, तो 1/x - 3, ठीक है, प्लस बोल रहा है योग बोला है कि इसका व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद क्या होगा, x + 5 हो जाएगा। ये दोनों का व्युत्क्रम का योग दिया 1/3। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करके आप लोग पता कर लीजिए कि कितना होगा। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन जाएगा, तो मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, x + 5। अदरवाइज एक ट्रिक आप लोग को ये आजमा सकता है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हो ना, चारों ऑप्शन में x की जगह पुट करिए, क्योंकि इसका वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, वर्तमान आयु को हम लोग x माने हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि चारों ऑप्शन में पुट कीजिए। जैसे इसका आंसर तो 7 होगा, तो मैं 7 पुट कर देता हूँ x की जगह। उसके बाद देखता हूँ कि LHS = RHS हो रहा है कि नहीं। RHS में ऑलरेडी 1/3 है, तो LHS में भी 1/3 आना चाहिए। तो मैं 7 पुट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 7 - 3, ये 4 हो जाएगा। एंड हमारा यहाँ से 7 + 5 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से LCM ले लीजिए दोनों को, 12, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा एंड हमारा ये 1 हो गया यानी ये 12 हो गया, मतलब कि ये 4/12 हो गया। 4/12 यानी 1/3, मतलब कि ये तो सेटिस्फाई कर गया, मतलब कि 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें लॉन्ग आप लोग को बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जाना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी बता देते हैं, x + 5 + x - 3, यहाँ से हमारा हो गया, इसको तो उस साइड ही भेज देते डायरेक्ट, x - 3 × x + 5। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वैसे आप लोग समझ रहे होंगे, मैं आप लोग बोल के लिख रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा क्या हो निकल गया, 3 को भी इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा 2x, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6x हो जाएगा। ये 3 को इस साइड ले आए हैं, ठीक है,
तो डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 6x हो गया एंड यहाँ से 5 - 3 हो गया 2 और इंटू में 3, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है 6 हो गया। और यहाँ से बताइए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से एंड -3x प्लस 5x, तो ये हमारा हो जाएगा +2x एंड -15, ठीक है ये चीज़ हो गया। अब बताइए यहाँ से कितना होगा हमारा एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर -4x एक्स स्क्वायर -4x एंड यहाँ से हमारा बनेगा -21 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर -4x -21, ठीक है। तो इसको मैं एक्स स्क्वायर -4x -21 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से कर दीजिए, 7 और 3 में हो जाएगा ना, तो 7 और 3 में कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7x प्लस 3x -21 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, x कॉमन ले लीजिए, x -7 एंड यहाँ से +3 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x -7 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, x इक्वल टू -3 होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, एज हमारा -3 में नहीं आ सकता, तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 7 इसका आंसर हो जाएगा। एक और मैं सोचने के लिए आप लोग को मजबूर करूँ, बताइए जब इसका आंसर हो ही नहीं सकता x इक्वल टू -3, तो हल करने पर x इक्वल टू -3 क्यों आया, ये आप लोग सोच कर बताइएगा। जब इसका आंसर हो ही नहीं सकता है कि x -3 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एज है, क्योंकि ये आयु का बात किया जा रहा है, हम लोग आयु कभी नेगेटिव में नहीं पढ़े हैं, तो बताइए कि इसका हल -3 में निकला क्यों, जब हो ही नहीं सकता तो निकला क्यों, वो आप लोग बता दीजिएगा, बताइएगा, ठीक है क्या रीजन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 90। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, ठीक है संख्यात्मक रूप से बराबर बोल रहा है, ठीक है, तो बताइए वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr लिख दीजिए, 2πr लिख दीजिए एंड क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो πr² लिख दीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, r एक कैंसिल कर दीजिए। हम लोग क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या निकालिए, पाई कैंसिल कर दीजिए, त्रिज्या तो डायरेक्ट निकल गया 2 होगा। 2 किस में बताइए, 2 किस में है, ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। इसमें क्या कहा जा रहा है, वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो ये तो अनंत हो सकता है, इन्फाइनाइट, ठीक है। वृत्त है कितना भी स्पर्श रेखा, यहाँ से भी, 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 कितना भी हो सकता है, तो अनंत हो जाएगा। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसके छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे छिन्नक किस तरह से दिखता है, कुछ इस तरह से आप लोग दिखता है, ठीक है इस तरह से दिखता है। तो बोला जाए जो बड़ा वाला है इसका परिधि आप लोग दिया है 18 सेंटीमीटर, जो छोटा वाला है उसका परिधि दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और इसका जो तिर्यक ऊंचाई है जो एल है वो दिया हमारा 4 सेंटीमीटर। सब लोग सब कुछ लिख लेते हैं पहले, तो एल इक्वल टू दिया है 4 एंड आप लोग क्या दिया हुआ, परिमाप दिया हुआ, तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल लीजिए, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, तो कैपिटल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले निकाल लेते हैं, 2πr इक्वल टू दिया हुआ 18, 2πr इक्वल टू 18 दिया हुआ है, और पाई को हम लोग 22/7 ही पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 18/2 लिख देते हैं ना, पाई को बाद में पुट कर दीजिएगा, मतलब कैपिटल R इक्वल टू 9/π हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल R की जगह में 9/π लिख देता हूँ, कैपिटल R इक्वल टू 9/π, ठीक है 9/π एंड स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा बताइए, 2πr लिखिएगा इक्वल टू लिखिएगा क्या 6 दिया हुआ, तो स्मॉल r की जगह लिख सकते हैं 3/π, तो स्मॉल r की जगह मैं लिख देता हूँ 3/π, ठीक है। अब बताइए इसका क्या बोला जा रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये सॉरी जो छिन्नक है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πl इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये होता है। तो बस पुट कर दीजिए, पाई एल की जगह 4 पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 4π एंड यहाँ से कैपिटल R की जगह हो जाएगा 9/π एंड इसके जगह 3/π, यहाँ से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, 4 × 12 हो जाएगा, 4 × 12 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आप लोग का 48 किस में है बताइए, 48 आप लोग का ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए यदि x इक्वल टू r साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा एंड y इक्वल टू r साइन अल्फा इंटू साइन बीटा एंड z इक्वल टू r कॉस अल्फा, तो x² प्लस y² प्लस z² क्या होगा। तो x² प्लस y² प्लस z² सबको स्क्वायर कर दीजिए, तो r²
एक्स स्क्वायर कर रहे पहले आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा, अब प्लस वाई स्क्वायर कीजिए, वाई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर कीजिएगा तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन लेना है, मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। देखिए यहाँ से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड यहाँ से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दोनों को कॉमन ले लिए, ठीक है, दोनों को मैं कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये कॉमन ले लिया। अब बचा क्या बताइए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये चीज़ बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एंड प्लस साइन स्क्वायर बीटा, सॉरी अल्फ़ा नहीं है बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और वो क्या हो जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बचेगा ना ब्रैकेट में, वो तो 1 हो जाएगा, तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या बचा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये चीज़ बचा। अब बताइए यहाँ से क्या बचेगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो फिर ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है। तो देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन था, ये सिर्फ डराने के लिए है। तो ये ऑलरेडी ये हमारा हो गया आर स्क्वायर सिर्फ, क्योंकि ये चीज़ पूरा 1 हो जाएगा, तो सिर्फ डराने के लिए इस तरह से दिया गया था। तो आर स्क्वायर किस में, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमको लग रहा है कॉपी में सॉल्व करके दिखाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है थोड़ा लिखने में तकलीफ हो रहा है, ठीक है, सही से लिखाता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 94, यदि ए का जगह दिया हुआ 6,4, ठीक है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -2,2, त्रिभुज एबीसी के 2 शीर्ष है तथा जी दिया हुआ है 3,4, इसके केंद्रक दिया हुआ है, तो तीसरे शीर्ष सी का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए केंद्रक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, मैं सी का निर्देशांक ले लेता हूँ एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई ले लेता हूँ। तो बताइए एक चीज़ आप लोग क्या पढ़े कि तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाई 3 कीजिए, तो वो केंद्रक का एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, ठीक है, समझ गए ना। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 6 है, तो मैं 6 प्लस करता हूँ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -2 है, तो यहाँ पर -2 कर दिया, फिर प्लस किया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट मैंने एक्स माना है तो एक्स कर दिया, डिवाइडेड बाई 3 कीजिए, तो वही होगा केंद्रक के एक्स कोऑर्डिनेट, और दिया हुआ केंद्रक के एक्स कोऑर्डिनेट 3, तो ये हो गया हमारा 3। यहाँ से सॉल्व कीजिए, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9 -4 हो जाएगा यानी 5, एक्स कोऑर्डिनेट तो 5 निकल गया। 5 किस में बताइए, या तो ऑप्शन 1 हो सकता है या ऑप्शन 4 हो सकता है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट निकाले ना, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 तो नहीं हो सकता। अब वाई कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, वाई कोऑर्डिनेट को भी उसी तरह कीजिए, 4 + 2 प्लस वाई कीजिए, डिवाइडेड बाई 3 कीजिए, इक्वल टू कर दीजिए, इसका वाई कोऑर्डिनेट 4 है तो 4 के साथ यहाँ से हमारा वाई निकल जाएगा कितना, ये 12 हो गया, और -6 हो जाएगा, मतलब कि ओवरऑल हमारा 6 निकल रहा है। तो 5,6 होगा, 5,6 किस में, 5,6 आप लोग का ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, तो फ्रेंड चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, 94 तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का 95 से 120 तक ले आऊँगा, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा काम है इस तरह से, इसलिए मैं पूरा नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का जो 95 से 120 तक करवा दूंगा, तो आप लोग टेंशन लेने वाला बात नहीं है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।